वेलकम टू द चैनल। सब पढ़े सब बढ़े एक नई शुरुआत में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पार कर लेंगे। दोस्तों, यही कहा जा रहा है इस मोटिवेशन के साथ कि आप जब भी पढ़ने को बैठो तो समझो कि आज लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं और कल मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज के टॉप माने कि मंथ के महीने के टॉप 30 करेंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किसे विधि आयोग का अध्यक्ष नवंबर 2022 में बनाया गया है? तो न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को नवंबर 2022 में नए विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को नवंबर 2022 में विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के विधि आयोग के लिए एक नए अध्यक्ष और अन्य 5 पैनल सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार ने आयोग को सिफारिश से बहाल कर दिया है। आयोग के अंतिम अध्यक्ष अगस्त 2018 में सेवानिवृत्त हुए और तब से इनका पुनर्गठन नहीं किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे उसके दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन है जो ग्रेट बार्कले को चुना गया है। दो का आंसर ए है। न्यूजीलैंड के ग्रेट बार्कले को नवंबर 2022 में सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है। बोर्ड बैठक में बार्कले के अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी की ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों के समिति का प्रमुख चुना गया है। बार्कले का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो उपयुक्त में से सभी को है जो एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, यानी मैरी कॉम, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। किसे? तो मैरी कॉम, पीवी सिंधु और मीराबाई चानू को। इनका आंसर डी होगा। ओलंपिक परिषद विजेता एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग को 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से शामिल है। आयोग के टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलन मीराबाई चानू, 2022 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग और टेबल टेनिस के खिलाड़ी अचंत शरद कमल और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और तलवारबाज भवानी देवी, नामकम खिलाड़ी बजरंग लाल और पूर्वी शॉटपुट खिलाड़ी ओपी करहाना शामिल किए गए हैं। दोस्तों, कभी कभी ये पूछ लेता है कि मीराबाई चानू है जो कौन सी पदक जीती थी? तो रजत पदक विजेता मीराबाई चानू है जो 2022 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। और टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन से है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो अचंत शरद कमल है और हॉकी खिलाड़ी है जो रानी रामपाल थी, जो कि हॉकी के खिलाड़ी के कैप्टन भी थी। और तलवारबाज कौन थे? तो भवानी देवी थे जो तलवारबाज थे। और नौशकम खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी? नौशकम खिलाड़ी बजरंग लाल और पूर्वी शॉटपुट खिलाड़ी ओपी कहरनवाल भी शामिल थे। बिंद्रा को वर्ष 2018 में 8 वर्ष के लिए आईओसी एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया था, जबकि सरदार सिंह वर्ष 2019 में 4 वर्ष के लिए ओपीसी एथलीट आयोग के सदस्य बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य सरकार ने दलाई लामा को गांधी मंडेला शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के थे, हिमाचल प्रदेश ये किया है। 4 का आंसर डी होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नवंबर 2023 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
और लामा को मैक्लोडगंज में गांधी मंडल फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया है। कौन से समारोह में? तो लामा को मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो नर्सिंग पेशेवरों के लिए 2021 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नवंबर 2022 में नर्सिंग पेशेवरों के लिए वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड के कुमाई की दो नर्सें शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। किसे दिया गया है 2021 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड? तो उत्तराखंड के कुमायूं के रहने वाली है दो नर्सें जो शशिकला पांडे और गंगा जोशी को दिया गया है। गंगा जोशी को कोविड-19 में विशेष योगदान, आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग में प्रतिभाग पर यह पुरस्कार, जबकि शशिकला पांडे को यह सम्मान मरीजों के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना पूछ देगा कभी कभी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में हुआ था, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समाज की नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से नवंबर 2022 में किया है? तो ट्रंप गलर युद्धाभ्यास है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ भारत संयुक्त रूप से किया है। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने नवंबर 2022 में दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीति सहयोग के तहत विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय तीसरे संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप का अभ्यास किया है। टाइगर ट्रंप अभ्यास क्षेत्र में आपदा राहत से समन्वय के लिए भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच किया गया है। दूसरा अभ्यास था और पहला अभ्यास कब हुआ था? तब पहला टाइगर ट्रंप अभ्यास नवंबर 2019 में विशाखापट्टनम में हुआ था। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि पहला टाइगर ट्रंप कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तब विशाखापट्टनम में हुआ था। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त गरुड़ 7वां युद्धाभ्यास नवंबर 2022 में किया है? तो गरुड़ है जो फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास किया गया है। भारत और फ्रांस के एयरफोर्स क्या किए हैं? तब भारत और फ्रांस के एयरफोर्स के द्वारा संयुक्त रूप से गरुड़ 7वां सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान में अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया है। इसमें फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी, 4 राफेल और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर फाइटर जेट के अलावा LPCH को इस युद्धाभ्यास में उतारा गया है। दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चली है। कौन देशों के बीच? भारत और फ्रांस के एयरफोर्सों के बीच चली है 12 नवंबर तक। किस राज्य में हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश के तराई हाथी को है जो मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्र ने अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत के तराई में, कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुधवा पीलीभीत की तराई में हाथी रिजर्व TER की स्थापना की मंजूरी दी गई है। तराई हाथी अभ्यारण्य कौन सा? तो तराई हाथी अभ्यारण्य भारत का तीसरा हाथी अभ्यारण्य है जो 3049 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तराई हाथी अभ्यारण्य
जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए संरक्षित है। तो पूछेगा तराई हाथी रिजर्व किसके लिए संरक्षित करता है, तो जंगली हाथियों के लिए संरक्षित प्रदान करता है और वन क्षेत्र और गलियारे शामिल किए गए हैं। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को संयुक्त वन क्षेत्र में तराई हाथी अभ्यारण्य विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे मजबूत दूरसंचार बॉन्ड चुना गया है, तो रिलायंस जियो है, इनको सबसे मजबूत दूरसंचार बॉन्ड चुना गया है। नवंबर 2022 में रिलायंस जियो को देश का सबसे मजबूत दूरसंचार बॉन्ड चुना गया है। ब्रॉड बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण कंपनी TR ने यह जानकारी दी है। रिलायंस जियो के बाद भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और फिर BSNL का स्थान आता है। परिधान श्रेणियों में एडिडास शीर्ष ब्रांड रहा है। इसके बाद नाइक, रेमंड, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड का स्थान आता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवा सूचकांक में LIC पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक दूसरे स्थान पर और ICICI बैंक तीसरे स्थान पर रहा है। ऊर्जा सूची में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सबसे ऊपर रहा है। पूछ देगा ऊर्जा सूची में सबसे ऊपर कौन सा रहा है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सबसे ऊपर रहा है। जिसके बाद और दूसरे स्थान पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अडानी समूह का स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सोने की समान कीमतें लागू की है? केरल राज्य है जो भारत में एक समान सोने की कीमतें लागू किए हैं। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या बन गया है, तो बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। मालाबार गोल्ड एवं डायमंड के अधिकारियों और ऑल केरल गोल्ड एंड सोलर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यता की बैठक 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट 916 शुद्धता में कितने कैरेट सोना होते हैं, तो 22 कैरेट सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, ये भी पूछ सकता है कितनी फीट ऊंची, तो 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जो बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद में बनाया गया है। किसके याद में बनाया गया है, तो बेंगलुरु के संस्थापक थे। बेंगलुरु के संस्थापक कौन थे, तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, इसलिए इसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। इस मूर्ति के अवधारणा और मूर्तिकला रामबिन सुतार थे, और रामबिन सुतार ही हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सब भारत के सर्वोच्च मूर्ति 182 फीट, इसके भी डिजाइन है जो रामबिन सुतार ही बनाए थे, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी क्यूरेट किए थे। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बना है। कितने, तो 98 टन कांस्य से 120 टन स्टील से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस स्थान पर दुनिया की पहला वैदिक घड़ी स्थापित किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जो दुनिया का सबसे पहला वैदिक घड़ी स्थापित किया गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी
काल गणना के केंद्र माने गए मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में, कौन सा वेधशाला, तो जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में 22 मार्च 2022 को स्थापित किया गया है। जिस टावर पर घड़ी लगेगा, इस क्लॉक टावर का निर्माण 1,58,00,000 में किया गया है। कितना में, तो 1,58,00,000 में किया गया है। इस घड़ी के एप्लीकेशन में विक्रम पंचांग भी सम्मानित किया गया। कौन से पंचांग पर आधारित रहता है, विक्रम पंचांग पर भी सम्मानित किया गया, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक की जानकारी के साथ ग्रह योग, भद्र चंद्र स्थिति, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी देगा। घड़ी के ब्लैक ग्राउंड ग्राफिक में भी सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, राशि चक्र रहेगा। टावर का निर्माण उज्जैन इंजीनियरिंग, कौन किया है, तो टावर का निर्माण उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मुहैया ड्राइंग डिजाइन के अनुसार नगर निगम द्वारा कराया गया है। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, तो नामगढ़ धाम स्थित है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। नागगढ़ धाम है जो कहाँ स्थित है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा तो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दौरा किया और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्त का प्रतिबिंब है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साझी विरासत है। किस किस राज्य की विरासत है, तो राजस्थान का, गुजरात का और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का साझी विरासत है मानगढ़ धाम। सत्रहवीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ संपन्न हुआ, तो ये पूछ रहा है 17वीं G20 है जो बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है और 2023 में है जो ये भारत में इसका बैठक G20 का बैठक 2023 में भारत में हो रहा है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली रिकवर ट्रांसनगर विषय के तहत आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान देश ने यूक्रेन में रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे बिना शर्त वापस लेने की मांग की है। G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट के पृष्ठभूमि के किया गया था। यानी पूछेगा G20 का स्थापना कब किया गया था, तो गठन 1999 के किया गया था। पूछेगा कि G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है, जिसे विशेष रूप से पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई को प्रभावित किया था। पूछेगा G20 में कौन कौन से देश आते हैं, तो देख लीजिए G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, अफ्रीकी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल है। देख लेते हैं कौन कौन से है, तो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, तुर्की है, कोरिया गणराज्य है, अफ्रीका है, सऊदी अरब है, रूस है, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना G20 में शामिल देश है। भारत जलवायु सूचकांक CCPI 2023 में 63 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। भारत है जो 63 देशों की सूची में भारत जलवायु सूचकांक में कितने देशों का लिस्ट निकलता है, तो 63 देशों का लिस्ट निकलता है, जिसमें भारत का स्थान कितने नंबर पर है, तो भारत जलवायु सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान 8वें नंबर पर आता है।
भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों की सूची में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर आ गया है। इसका श्रेय उनके निम्न उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा के लगातार बढ़ने के योगदान को जाता है। रिपोर्ट में डेनमार्क को चौथा स्थान, स्वीडन को 5वां स्थान, चिली को 6ठा स्थान रखा गया है। यानी कि चौथा स्थान पर कौन? डेनमार्क है, स्वीडन है 5वां स्थान पर, चिली है 6ठा स्थान पर रखा गया है। भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में अच्छी रेटिंग मिली है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रदूषक देश चीन है, जो 13 पायदान नीचे घसक कर 51वें नंबर पर आ गया है, और अमेरिका 3 पायदान चढ़कर 52 नंबर पर आ गया। यानी अमेरिका का 52वां नंबर है और चीन का है जो 51वां नंबर पर आ गया है। भारत किस वर्ष तक चीन की आबादी को पछाड़ देगा? तो भारत है जो 2023 में चीन की आबादी को पछाड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। यूएन के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2023 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन की जगह ले लेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2080 के दौरान लगभग 10 से 4 बिलियन तक बढ़ सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपा गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार 4 शहरों में 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम लखनऊ, गोरखपुर, बनारसी, नोएडा शहरों में आयोजित होगी। ओडिशा और कर्नाटक के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने हासिल किया है? तो आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का खिताब है जो इंग्लैंड ने हासिल किया है। इंग्लैंड ने नवंबर 2022 में T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीत लिया है। किसको हराया है? तो पाकिस्तान को हराया है इंग्लैंड। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर ही मैच को जीत लिया। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 2010 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। भारत ने 2023 से महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी, जबकि 2 वर्ष पहले जरूरी फीस जमा नहीं करने की वजह से भारत से पुरुष विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई थी। भारत में कभी पुरुष विश्व चैंपियनशिप नहीं हुई है, लेकिन तीसरी बार महिला चैंपियनशिप होगी। इससे पहले दिल्ली में 2006 में और 2018 में चैंपियनशिप हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली वह किस देश के राष्ट्रपति है? तो गुयाना के राष्ट्रपति है। मोहम्मद इरफान अली है जो गुयाना के राष्ट्रपति है।
नवंबर 2022 में विदेश मंत्रालय ने घोषणा किया कि अगले वर्ष 9 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में कहाँ पे आयोजित की जाएगी, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी, तो राजस्थान के उदयपुर में है जो G20 शेर्पा की बैठक की आयोजित की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक 4 दिसंबर 2022 कब होगी, तो 4 दिसंबर 2022 राजस्थान के झीलों के शहर, यानी कि झीलों का शहर किसे कहते हैं, राजस्थान के झीलों का शहर उदयपुर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के प्रतिनिधित्व 9 अद्वितीय आमंत्रित देशों की चर्चा भी शामिल रहेगी। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एस राजमौली को है जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। फिल्म निर्देशक एस राजमौली ने 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में RRR यानी RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। भारत ने किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है, तो ये जम्मू कश्मीर में है जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा योग केंद्र है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की चेनानी तहसील के मनतमलई गांव में भारत के सबसे बड़ा योग केंद्र बनाया गया है। गांव में मैदानी और पहाड़ी दोनों का एक परिदृश्य है। स्विमिंग पूल, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड, कैफेटेरिया और डाइनिंग हॉल के साथ योग केंद्र को आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को है प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 2001 में भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मनाया गया था। यानी पूछेगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार कब से मनाया जा रहा है, तो 2001 से मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत एक अध्ययन के जवाब में की गई, जिसमें कहा गया कि दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष है। महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, सॉरी दोस्तों यहाँ छूटा रखा है, यहाँ क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का बहुपक्षीय 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 को नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू किया गया है। कहाँ पे, तो 2022 में नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में शुरू किया गया है। यह त्यौहार नागालैंड के गहरी जड़ों वाली परंपराओं और इसकी स्मृति सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो नई चेतना अभियान है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
यह सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। यह एक लिंग अभियान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हिंसा से बचाने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यूपी की महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को यूपी की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नोएडा की पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्तालय की प्रमुख बनी है। लक्ष्मी सिंह वर्ष 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी रही है। पूछ देगा एग्जाम में कि लक्ष्मी सिंह चर्चा में रही है, वो किस बैच के आईपीएस अधिकारी रही है? तो सन 2000 बैच के अधिकारी रही है। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाले एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय हो गया है? तो विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो गया है। विस्तारा को मार्च 2024 तक टाटा स्वामित्व वाले एयर इंडिया में विलय कर दिया गया है। सिंगापुर एयरलाइंस टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा का विलय करने पर सहमत हुआ। सिंगापुर एयरलाइंस $250 मिलियन का इस पर निवेश करेगी। पुरुष के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो स्टेफनी फॉपर्ट है जो पुरुष के विश्व कप खेल में प्रथम महिला रेफरी बनी है। फ्रांस की स्टेफनी फॉपर्ट फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुष की टूर्नामेंट के लिए फाइनल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई है। स्पर्ट लीग 1 और यूएसएफ चैंपियनशिप लीग में मैच में रेफरी करने वाली महिला बनी है। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है जो 2022 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है। मुंबई में 100 वर्ष पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार ने संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया चैंपियनशिप अवार्ड में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत संपत्ति के विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको एन्सेबल का हिस्सा है। इसे 1992 में पश्चिम भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों, यही है आज के टॉप 30 करेंट अफेयर्स। अगर आपको ऐसे ही टॉप 30 करेंट अफेयर्स चाहिए तो हमारे क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।